बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हम ख़ास तौर पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, इटली से एक हमारे प्यारे भाई शान अली वल्द मजीद ख़ान ने हमें जो है व्हाट्सएप पे रब्ता किया। फरमाइश पे आज हम राव सईद अहमद साहब के पास पहुँचे हैं। तो उनका जो सवाल है वो ये है कि उनकी जो कौम है मरार से तल्लक, वो मरार कौम की मुकम्मल हिस्ट्री जो है वो जानना चाहते हैं। तो आज हम राव साहब को ज़हमत देंगे कि मरार जो है उस कौम पे जो है मुकम्मल तफ़सीलात जो है वो हमारे दोस्त को फराहम करें। और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि हम जब भी आपके पास आते हैं आप वेलकम करते हैं। मेहरबानी। तो रब साहब, ये भाई का सवाल है इटली से, सही है। तो उसके सवाल का जवाब हमें चाहिए कि ये जो मराड़ है हाँ, ये कहाँ से कौम का आगाज़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मराड़ गोट की बाबा आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नीचे तक है, लेकिन हम राजा रशी बर्मा से शुरू करेंगे, जो कि इसे रशिया से हिजरत करके इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए थे। पहली बात तो ये ज़हन नशीन रखें कि मराड़ गोत और तूर गोत ये तकरीबन यहाँ आने के बाद भी 4-5 पुश्त तक इकट्ठे चलते रहे हैं। उसके बाद जैसे दो भाई अलग अलग हो जाते हैं, इनकी दो ब्रांचें बन गई हैं। मराड़ अलग हो गया और तूर अलग हो गया, यानी ये इसका ज़ैली गोत समझ लें या उसका बिरादर गोत समझ लें, ये आगे आकर इकट्ठे। सबसे पहले जो था राजा जो रशी बर्मा है, राजा रशी बर्मा वो हिजरत करके आया था कहाँ से? सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है, इस इलाके से वो निकल के आए। तो सबसे पहले जो है इसका जो है राजा बर्मा आया। बर्मा के राजा उत्तरी हुआ है। राजा उत्तरी के राजा सोमचंद्रमान, सोमचंद्रमान के बाद राजा ताराबुद्ध। इस ताराबुद्ध तक मराड़ गोत और तूर गोत इकट्ठे चले आ रहे हैं। ताराबुद्ध के फिर आगे दो बेटे हो गए, एक राजा पोहब हो गया है। उस राजा पोहब से फिर ये नस्ल तबरों की चलती रही है, तूरों की। और जो दूसरा राजा था इसका राजा वरेश, ये इसका भाई था या कज़न था। यहाँ से फिर ये ब्रांच अलग हो गई है। लेकिन याद रखना उस वक्त तक ये मराड़ नहीं थे। मराड़ ये जो भी गोत होता है ये किसी शख्स का नाम होता है, और आगे चल के मैं बताऊंगा मराड़ नाम का आदमी यहाँ हुआ है। इससे पहले को 3 गोत मुझे याद हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। और इससे पहले वही तंवर गोत है जो मेरे वाला है, वही इनका है। तो उसके बाद इसका पहला हो गया राजा वरेश। राजा वरेश के बाद राजा बुद्धा, राजा बुद्धा के बाद राजा परूरा, उसके बाद राजा आहू। ये राजा इसलिए लगता है, ये जितने भी हैं ये किसी न किसी सल्तनत के राजे थे, आम इंसान नहीं थे। उसके बाद राजा आहू के बाद राजा नाहूश, राजा नाहूश के बाद राजा याया, उसके बाद राजा यादू, राजा यादू के बाद राजा करस्तु, राजा करस्तु के बाद राजा शहूर अव्वल। अव्वल से मुराद ये है कि एक दफ़ा राजा शहूर बाद में भी आएगा, इसलिए अव्वल का लफ्ज़ है। उसके बाद राजा शर्मान, उसके बाद राजा पलहत शुतरा, उसके बाद राजा सूरज, अच्छा राजा सूर्या भोज, उसके बाद राजा वसुदेव पुष, उसके बाद राजा शहूर सानी। पहले मैंने आपको बताया था वो शहूर अव्वल था, और ये जब डबल नाम होता है उसके साथ फिर दूसरा नाम सानी का आ जाता है। फिर राजा वसुदेव अव्वल, यानी वसुदेव भी एक और आएगा इसी पुष्ट के अंदर। उसके बाद राजा कृष्णा, राजा कृष्णा के बाद राजा सूरज। यहाँ पर ये सूरज वंश हो गए थे, सूरज उनका नाम था, और वंश कबीले को कहते हैं। कुछ अर्सा तक ये मराड़ गोत या ये जो ब्रांच चली आ रही है ये सूरज वंश कहलाई है। अभी तक मराड़ का कोई तस्वर नहीं है, वो आगे चल के आएगा। राजा सूरज के बाद राजा बाला, राजा बाला के बाद राजा हिंद, जिसके नाम पे आज हिंदुस्तान मौजूद है, ये राजा हिंद के नाम पे है। वो भी आप ही की मराड़ों की लड़ी के अंदर से था राजा हिंद। राजा हिंद के बाद राजा वसुदेव सानी, एक वसुदेव ऑलरेडी आ चुका है, ये दूसरा वसुदेव सानी। फिर उसके बाद राजा मैनमुख, मैनमुख के बाद राजा घोष, राजा घोष का बेटा फिर हुआ राजा विक्रमाजीत। अगर आपने देखो ये विक्रमी महीने जो हैं, ये जो आपने देखे होंगे, एक अंग्रेजी हैं, एक चांद के हैं, और बाकी जो विक्रमी महीने हैं ये विक्रमाजीत से फिर इनका चला है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से
रसूल पाक का हिजरत के वक्त से ये इस्लामी जो वो है कैलेंडर। उसके बाद राजा भरत, जिससे ये भारत बना है, ये भरत था, सिर्फ अलफ का इजाफा हो गया है, भे जबर रे ते भरत, फिर ये भारत हो गया और इसका नाम फिर भारत भी रहा है, आजकल भी भारत के नाम से लोग पुकारते हैं। फिर राजा जैमल, राजा जैमल के बाद राजा सिंध, इसने सिंध के अंदर हुकूमत की है। इसके साथ वाव का इजाफा तो फिर बाद में होगा जब सिंधु गोत का मैं जिक्र करूंगा। ये जो सिंधी जबान है इसके अंदर एक सिफत है कि ये किसी भी कौम के साथ, किसी नाम के साथ वाव लगा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे खोसा है, उसको ये खोसो कहेंगे। अगर कोई आदमी भुट्टा कौम का है, उसको ये भुट्टो कहेंगे। इस तरीके से ये सिंध के साथ इन्होंने वाव का इजाफा कर दिया। और फिर आगे चल के मैं बताऊंगा कि सिंधु गोत कहाँ से फिर शुरू हुआ। फिर जी राजा वरियार, राजा वरियार के बाद राजा परियार, राजा परियार के बाद राजा जैसनल, राजा जैसनल के बाद हुआ है राजा शल, राजा शल के बाद राजा सलेवान। ये राजा सलेवान, इसकी सियालकोट में भी हुकूमत रही है और ये पूरनमल का वालिद था। आपने अगर पूरनमल का किस्सा सुना हो तो राजा सलेवान इसी के नाम के ऊपर सलेवान कोट से फिर सियालकोट बन गया। राजा सलेवान के बाद राजा मुनहीर, इसके दो बेटे थे यूजन और रसालू। ये इसलिए दिए हैं, ये भी मशहूर राजे थे लेकिन ये साइड पे रह गए। फिर राजा मान, मान सिंह इसका नाम होगा, ये राजा मान। राजा मान के बाद राजा बख्तमल, बख्तमल के बाद राजा रुग, राजा रुग के बाद राजा पर्थ, राजा पर्थ के बाद राजा दशरथ। ये मशहूर शामी अभी आपकी आ चुकी है। राजा दशरथ जो है इसके बेटे 3 हुए हैं, एक बीवी से 2 बेटे हैं और तीसरी बीवी से एक बेटा है। और यहाँ इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो शायद आगे आपको मैं ऐड कर सकूं या ना। राजा रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, ये बड़ी बीवी से है, छोटी बीवी से राजा भरत है। उसके बाद राजा रामचंद्र जी के हुआ राजा लौ। अब जो राजा लौ है इसके फिर 4 बेटे हैं, राजा मडार, राजा परिहार, राजा बड़गुजर और एक और राजा था। ये 4 बेटे हुए हैं लौ के, यानी यूं समझ लें कि राजा दशरथ के पोते हैं। राजा रामचंद्र जी का बेटा लौ है और लौ के ये 4 बेटे। यहाँ से मडार गोट का आपका सिलसिला शुरू हो गया। ये भी एक इंसान के नाम पर है। गोत जो है ये कोई ऊपर से नहीं उतरता, ये किसी एक मशहूर इंसान के नाम से शुरू हो जाता है। जैसे एक नंबरदार होता है, ए जी मुंडा नंबरदार है, हम लोग कह देते हैं इस तरह। उसके बाद मडार के बाद फिर आगे चलते हैं जी अपना राजा गज, राजा गज के बाद राजा हरबन, राजा हरबन के बाद राजा थलोच्छा, उसके बाद राजा शाह, राजा शाह के बाद राजा सरतिया, राजा सरतिया के बाद राजा कमादे, राजा कमादे के बाद राजा रूहा, राजा रूहा के बाद राजा ताड़, राजा ताड़ के बाद राजा वरगर और राजा वरगर के बाद राजा सिंधु। अब यहाँ वाव का इजाफा, वह राजा सिंध आ चुका है, उसी का पोता पड़पोता दोबारा जो है वो सिंध के नाम से नहीं आया। आ सकता था, दादे के नाम पे आप नाम रख सकते हैं, लेकिन चूंकि राजा सिंध के साथ वाव पहले लग चुकी थी, उसके बाद जो ये बेटा पैदा हुआ है जिसने जन्म दिया संधु गोत को, इसके साथ वाव लग गई है और ये सिंधियों का कुछ सेवा है, ये तक उसके साथ वाव का इजाफा कर लेते। यहाँ ये जो राजा सिंधु है, ये गोत आजकल जाट कबीला में शामिल हो गया है। उसके बाद आपको वो जो मैंने आपको बताया था, एक राजा कुश है। इस लौ का जो एक दूसरा भाई था वो राजा कुश था, उसने कसूर बसाया है और उससे फिर संधु नहीं बल्कि लोगों के ख्याल के मुताबिक, मुर्रिखीन के मुताबिक, ये जो कबीला है इसका क्या कहते हैं, ये क्या है, अशरफ गिल। ये जो राजा कुश है इसने कसूर शहर को आबाद किया है और जो गिल हैं ये इसकी ये गोत फिर राजा कुश का है। और जो राजा लौ था जो पहले मैं बता चुका हूँ, इसने लाहौर को आबाद किया है और ये उसका बानी हो गया। उसके बाद किस्सा ये यूं हुआ, दरअसल इनका आगाज पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ आए कैसे हैं।
दरअसल ये मडार या जो भी जिन लोगों का मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये पूरा सिलसिला यूपी के अंदर था। यूपी के अंदर ये जैसे कि रामचंद्र जी बाबरी मस्जिद के पास किस्सा चला जा रहा है, वहाँ रामचंद्र जी की पैदाइश थी। वो अभी नाजायज़ इस चीज़ का दावा करते हैं, उनकी हुकूमत है, हम अब कुछ उनका कर नहीं सकते हैं कि उन बाबरी मस्जिद को बल्कि कुछ हिस्सा शहीद भी कर दिया है। ये अयोध्या जगह थी, वहाँ रामचंद्र जी ने जन्म लिया है, आजकल उसको फैज़ाबाद कहते हैं। लिहाजा इनका जितना भी पता निशान है वो तमाम का तमाम यूपी में है, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, दरियाए जमुना से परली तरफ। वहाँ उसके बाद एक थोड़ा सा चौहानों का किस्सा आता है। ये जो राजा पृथ्वीराज था, इसकी को 37 पुश्त हुकूमत रही है अज पर, अजमेर शरीफ पर। राजा अज ने उसको बसाया था, अजमेर शरीफ पे इसकी हुकूमत रही है। और उसके बाद ये चूंकि इन तूरों का ये दामाद भी था, भांजा भी था, इन्होंने जो दिल्ली की हुकूमत तूरों ने 23 पुश्त गुजार चुके थे, ये उन्होंने क्या किया, अपने भांजे को पृथ्वीराज को दे दी। अब तकरीबन पृथ्वीराज चौहान के पास निसफ हिंदुस्तान का इलाका आ गया। अब उसको फौज की भी जरूरत थी। उसने अपने रिश्तेदारों को, मडारों को वहां से शिफ्ट किया है और यहाँ हरियाणा के अंदर सेटल किया है और 360 गांव इनको अलाट कर दिए ताकि अपना बसरे औकात भी कर सकें। और आगे चल कर फिर फौज के अंदर इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज़्यादा जितने बैरूनी हमलावर आए हैं उनका मुकाबला या मडारों ने किया है या फिर पंवारों ने किया है। लिहाजा जितने भी है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई है, दूसरी हुई है, तीसरी हुई है, इसके अंदर राजपूतों की तरफ से मराठ गोत की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये बैरूनी हमलावरों के साथ काफ़ी लड़ता रहा है। उसके बाद इनका मसला ये हुआ है, एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो राजा दशरथ था जिसकी मैंने बताया कि 2 बीवियाँ थी, एक राजा लक्ष्मण और एक अपना ये राजा रामचंद्र जी, ये बड़ी बीवी के बेटे थे। छोटी बीवी का राजा भरत था। जब वो छोटी बीवी उसके निकाह में आई है, उसने 2 वचन बना लिए कि मैं जिंदगी में 2 बात आपसे मनवाऊंगी। बताया नहीं है कि क्या मनवाऊंगी। लोग बड़े सच्चे होते तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी 2 फरमाइश मान जाऊंगा। हुआ ये कि जब राजा दशरथ ने अपने बेटे बड़े रामचंद्र जी की ताजपोशी का अरेंजमेंट किया है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित आ गए हैं, तो रानी ने फौरी तौर पर उन पंडितों को अपने महल में बुलाया और अपने खाविंद को बुलाया, राजा दशरथ को। उसने कहा 2 चीज़ों का आपने मुआहदा किया था वो आज आपने पूरी करनी। उसने कहा बताओ, सच का ज़माना था, लोग इनकार नहीं करते। उसने कहा पहली तो ये कि अपने दोनों बेटों को 18 साल के लिए देश बदर कर दे, यहाँ से ये चले जाए, और मेरे छोटे बेटे की, दूसरी बात है मेरे छोटे बेटे की ताजपोशी हो जाए। यानी राजा अभी आपकी जगह पर राजा भरत हो और जो दोनों बेटे हैं वो इसको मार डालेंगे, इन दोनों को आप देश बदर कर दे। ये राम चौतरा और लक्ष्मण चौतरा, अगर आप इस रावी के हेड के पास देखें, 18 साल वो यहाँ गुजार के चले गए। राजा भरत ने उनके साथ, उसकी माँ ने धोखा किया था। राजा भरत की बहुत फिर गलत हिस्ट्री है और वो फिर बड़ा जलीलो ख्वार हुआ है। ये तो अंग्रेज़ों के हिंदुओं के नज़दीक इसको रामचंद्र जी को बड़ा ओहदा समझते हैं, जैसे हम किसी को कलंदर या गौस या कुतुब, उनके नज़दीक ये एक बहुत बड़ा उनका मजहबी पेशवा है। तो उसके बाद और अभी तक भी ये हिंदू लोग इसकी मडार गोत की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि रामचंद्र जी से इनका ताल्लुक है और उसकी बहुत ज़्यादा वो खिदमत करते हैं। उसके बाद मडार गोट की आगे इसकी मजीद शाखें हैं। एक बटगुज्जर इसकी शाख है। उसके बाद एक इसकी हिंजरा है। ये जो इसके लोग हैं बीकानेर साइड के, ये हिंजरा एक है कबीला, वो भी इन्हीं से ताल्लुक़ रखता है। बटगुज्जर एक इनका है। एक ये बताते खुद जो आपको मैंने बताया मडार है। इस वक्त ये जो मडार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अपना बखर, मियाँ वाली और सरगोदा में सेटल है और कुछ तादाद इनकी इस मुल्तान डिवीजन के अंदर है जो कि किसी वजह से रह गई है। वैसे अलाटमेंट के वक़्त जो लियाकत अली था सीनियर वज़ीर, उन्होंने इसको ये 2 ज़िले अलाट किए थे, एक ज़िला मियाँ वाली, एक ज़िला सरगोदा। आगे सरगोदा के भी 2 हिस्से हो गए हैं, एक खुशाब हो गया है, एक सरगोदा, और मियाँ वाली के भी 2 हिस्से हो गए हैं, एक मियाँ वाली इटसेल्फ और दूसरा बखर। उसके अंदर जौहराबाद, कैदाबाद, हरनौली, बखर बताते खुद, उसके बाद चक्रमदास, भेरा, हंडाड़ी, बहुत ज़्यादा ये गांव हैं। उसके थोड़े से कबीले इनके यहाँ रह गए हैं, जैसे कि एक शून गांव था, वो पूरा का पूरा इसमें मुल्तान डिवीज़न में समा गया है, और बाकी थोड़े थोड़े कबीले इनके यहाँ हैं, 10 घर या 20 घर। इस मेरे मौजूदा गांव के अंदर भी
10 घर एक और 10 एक 10 मडाड़ों के हैं, और दूसरे जो है वो एक निवारसी गांव था 10 घर तकरीबन उसके हैं। बाकी पूरा का पूरा गांव शून को छोड़कर मेरी नॉलेज के मुताबिक बखर मियाँ वाली के अलावा और कहीं भी नहीं है। तो ये थी जी इनकी शार्ट सी हिस्ट्री। इसके अंदर अगर आप ऑनलाइन हैं, अगर अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहें अभी पूछ लें, वरना जितने आपके कमेंट्स हैं अली साहब वो तमाम डायरेक्ट आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, और ये साहबान जो चैनल होल्डर हैं इनकी खिदमत में भी आप भेज सकते हैं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दी थी कि मडार गोत इसके अंदर पटियाले के अंदर नहीं हो सकता। एक ही सूरत में हो सकता है कि आप करनाल से उठकर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं, और उस जमाने के अंदर आदमियों की कदर थी, वो ये समझते थे कि 4 डांगों या लाठियों वाले आदमियों का इजाफा हो जाएगा, लिहाजा वो वहाँ आप किसी की ढेरी के ऊपर मौजूद थे। वरना आम हालात के अंदर पटियाला के अंदर 4 गोत थे, तौणी, भट्टी, तूर और बरहा। इसके अलावा अगर कोई गोत था तो वो आप ये ज़हन में रख लें कि वो कहीं से हिजरत करके पटियाला में आकर सेटल हुआ है, और अभी तो आप पटियाला के कहलाएंगे, अपने गांव भी अपना बता दिया है। बहरहाल आपका जो निकास है या आपका जो लिकाड़ है वो इससे क्या कहते हैं करनाल ज़िले से है, और गालिबन तहसील कैथर से। करनाल की खुद की तहसील कैथर तहसील, और एक आधी तहसील थी गूले, जैसे कि आज हमारे यहाँ ये अब्दुल हकीम की तहसील है, कोई मजिस्ट्रेट 2 दफ़ा बैठता था हफ्ते में। ये 2.5 तहसीलों के अंदर टोटली मडार था, और 360 गांव इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इस एहसास से कमतरी में ना मुबतला हों। उस वक्त लोग बल्कि बड़ी मेहनत करके पेशकश करते थे कि आप हमारे पास आ जाएं, और जाते ही अपना आधा रकबा बांट के उस रिश्तेदार को दे देते थे। मेरे गांव में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, राजपूतों के यहाँ हर जगह पे हैं, बल्कि हर कौम में है कि किसी रिश्तेदार को वहाँ से माइग्रेट करके ले आते थे, और फिर आकर अपना आधा रकबा करके दोनों प्लाटों में से ये पूछा करते थे कि इधर वाला प्लाट लेना है या दूसरी तरफ वाला। तो वहाँ जब आप गए हैं तो अभी आप तो पटियाला के ही कहलाएंगे। और ये जी इनकी हिस्ट्री है। अगर इसमें फिर मैं डिटेल में जाऊँ फिर एक एक राजा की और बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाती है, उसके लिए तो फिर आपके पास भी इतनी वो ज़्यादा नहीं होगी वो सब हम नेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि ये शान अली भाई ने जो क्वेश्चन किया था उसको डिटेल जवाब तकरीबन डिटेल जवाब हो गया है। और ये इससे राजा बर्मा से ऊपर जैसे कुरान और हदीस के अंदर जो पुश्तें आई हैं, वैसे तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम तक कोई कम से कम करोड़ों साल हो गए हैं, और कम से कम मेरे नज़दीक लाखों पुश्तें होनी चाहिए। लेकिन जो जो अवेलेबल हैं इस्लाम के अंदर, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद फिर अम्बिया के सिलसिले में हम शामिल हो गए हैं। फिर जो जो सीधा सीधा अम्बिया के नाम कुरान शरीफ में या क़ससल अम्बिया में आए हैं, उनके मुताबिक अब आदम अलैहिस्सलाम तक मैं ले जाऊंगा आपको। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्चुअल जितनी पुश्तें गुजर चुकी हैं वो सारी, उसका रिकॉर्ड कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं है। और लिखाई पढ़ाई का सिलसिला भी आपको पता है कि बस ये कुछ चंद हज़ार सालों से शुरू हुआ है, ये करोड़ सालों का मामला है। तो इसलिए ये मैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से आपको मिला के नीचे की तरफ लेकर आया हूँ। ऊपर कुछ पुश्तें रहती हैं, अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपकी तरफ सेंड कर दूंगा। तो सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। शान अली भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तफसीली जो है जवाब मिल गया होगा। अगर कोई दोस्त जो है मज़ीद कोई अपनी गोद के बारे में जानना चाहे, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर किसी भी दुनिया के कोने से, हमें व्हाट्सअप करे, कमेंट करे, हम इंशाल्लाह उनकी वीडियो भी लेके हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।